जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे EBS का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है प्लेग है, प्लेग किसके द्वारा जनित बीमारी है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए और विस्तार से अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लेग किस प्रकार मनुष्य में फैलता है। तो इस चूहे की स्किन पर ये जो आपको कीट दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पिस्सू। ये कीट चूहे की स्किन पर उपस्थित होता है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे आप दिखाई दे रहे हैं हरे रंग के, ये है प्लेग को फैलाने वाले जीवाणु। प्लेग इनके द्वारा फैलता है। तो चूहे की स्किन पर यह पिस्सू उपस्थित होते हैं और ये पिस्सू जब मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो मनुष्य को वाइट करते हैं और प्लेग वाले जीवाणु मनुष्य के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे प्लेग की बीमारी ह्यूमन के अंदर आ जाती है। चलिए और अच्छे से समझते हैं, एक और चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है पूरा कि हाउ द ब्यूनिक प्लेग वाज ट्रांसमिटेड, किस तरह से प्लेग मनुष्य के अंदर फैलता है। चूहा होता है, चूहे पर क्या उपस्थित होते हैं? पिस्सू उपस्थित होते हैं और पिस्सू के अंदर प्लेग वाले जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं। जब ये पिस्सू जो है ह्यूमन को वाइट करता है, यहाँ पर दिखाया गया कि ह्यूमन को इस प्रकार वाइट कर रहा है, जिससे क्या होता है ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाता है, प्लेग हो जाता है। तो इस तरीके से चूहों के द्वारा जीवाणु जनित रोग है ये प्लेग, ये फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गैसीय अपशिष्ट है घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा साथियों फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें बताया गया कि एक जीव को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई लाभ हो रहा ना ही कोई हानि हो रही है। लाभ सिर्फ एक जीव को हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा साथियों, उसको कहेंगे हम सहभोजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए परजीवी समझ लेते हैं। परजीवी किसको कहेंगे? जब एक जीव को नुकसान हो, एक जीव को क्या हो? नुकसान हो और दूसरे जीव को फायदा हो, तो इसको कहेंगे हम परजीवी। मृतोपजीवी समझ लेते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको खाकर जो अपना गुजारा करते हैं उनको कहते हैं मृतोपजीवी, जिनमें पहले नंबर पर हमारा आ जाता है गिद्ध, जो मृत सड़े गले जीव जंतुओं को खाते हैं। इसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम सहजीवी की। तो इसमें दोनों को फायदा होता है। इसमें किसको फायदा होता है? दोनों को लाभ होता है, तो उसको हम कहेंगे सहजीवी। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सहभोजी का। हमारा आंसर था सहभोजी, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप जो चित्र में देख रहे हैं यह एक बड़ा पेड़ है और इस पर एक फूलों वाला पेड़ उगाया है। तो इस फूलों वाले पेड़ से इस बड़े वाले पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं है और ना ही उसको कोई फायदा है, लेकिन ये अपना पोषण कहां से ले रहा है? इस बड़े वाले पेड़ से ले रहा है। ये फूल वाला पौधा है, ये अपना पोषण पूरा इस बड़े वाले पेड़ से ले रहा है। तो यह होगा हमारा सहभोजी, तो इसको हम सहभोजी कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा? अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ध्यान से देखेंगे इसको। देखो हो क्या रहा है, मोर है, मोर किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है। और सांप किसको खा रहा है? सांप खा रहा है कीड़ों को। और कीड़े किसको खा रहे हैं? कीड़े खा रहे हैं घास को। तो इसमें घास जो होगी वो हमारी होगी उत्पादक। घास क्या होगी? उत्पादक, क्योंकि घास या हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये हो गए हमारे उत्पादक। उत्पादक के बाद हमारा नंबर 1 आता है प्राथमिक उपभोक्ता।
कौन सा आता है, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाता है। इसके बाद हमारा सांप आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता पर, और मोर हमारा आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता पर, तृतीय उपभोक्ता या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर हमारे ऑप्शंस में तृतीय उपभोक्ता होता तो वह भी हमारा सही आंसर होता, लेकिन हमारे ऑप्शंस में तृतीय उपभोक्ता नहीं है, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर यह ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं आज की क्लास का। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। तो कायांतरित सेल होती है संगमरमर। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। यह हम सभी को पता है कि समुद्र का जल खारा होता है, और वो खारा किसकी वजह से होता है, वो खारा होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की वजह से, जिसको हम साधारण भाषा में नमक भी कह सकते हैं। नमक का ही यह साधारण फॉर्मूला होता है। अगर माने 1 लीटर जल में लगभग 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक उपस्थित होती है, समुद्र के 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक उपस्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और यह उनकी अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का या फिर बलुई मिट्टी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। लगभग 40 से 45% मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो कम मात्रा में होते हैं, लेकिन साथियों इसमें ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि यह मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। यहाँ पर साथियों अपघटक होगा या फिर अपघटक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। अगर एक बार हम फिर से खाद्य श्रृंखला को देखें तो सबसे पहले हमारे आते हैं हरे पेड़ पौधे, जिनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उत्पादक इनको कहा जाता है हरे पेड़ पौधों को, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे शाकाहारी। इसके बाद कौन आते हैं, शाकाहारी, क्योंकि ये डायरेक्ट अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से लेते हैं, तो ये आगे हमारे पहले नंबर पर, इसलिए इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रथम चरण उपभोक्ता इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, पेडागोजी से संबंधित ये प्रश्न है आपका। सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता या फिर उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण है, ये सभी के सभी गुण समस्या समाधान विधि के पर्यावरण की शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, या फिर यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, कि इस विधि में अगर हम प्रेक्षण को सूक्ष्मता से न करें तो जो हमारा परिणाम होगा वो अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होगा, इसलिए यह प्रेक्षण करते समय हमें बारीकी से ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां पर जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है,
ये हम सभी को पता है कि जो हमारे पूर्वज थे आदि मानव, वह पूरे चारों पैरों पर चलते थे, हाथ और पैरों का यूज वो चलने के लिए करते थे, लेकिन बाद में जब उनमें विकास आया तो उन्होंने दो पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या था? शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल, कि वो अधिक तेज चल पाते थे दो पैरों से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा साथियों कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं आज की क्लास का। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता जिसके द्वारा नापी जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए सीस्मोग्राफ देख लेते हैं कि किस प्रकार का यह दिखाई देता है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइम, ये होता है सीस्मोग्राफ। इसी के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए एक बार सभी का क्रम देख लेते हैं, सभी ग्रहों का हम क्रम देख लेते हैं। तो यह है सूर्य से निकटतम ग्रहों का क्रम, जिनको दो भागों में बांट दिया गया है, अंतर्ग्रह और बहिर्ग्रह। इनमें पहले नंबर पर हमारा आ जाता है बुध ग्रह, जो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरे नंबर पर आ जाता है शुक्र ग्रह, जिसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आ जाती है और चौथे नंबर पर आ जाता है मंगल ग्रह। इसके बाद पांचवें नंबर पर आ जाता है गुरु ग्रह बोलते हैं, या फिर बृहस्पति भी इसको बोला जाता है। छठे नंबर पर शनि ग्रह आ जाता है, सातवें पर यूरेनस और आठवें पर नेपच्यून आ जाता है। इससे अलग आपको यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पट्टी भी दिखाई दे रही होगी, ये आपकी लघु ग्रहों की पट्टी है। तो ये थे हमारे ग्रह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है, यह गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात में भी काठियावाड़ में यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब कौन सा वो ईंधन है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आज की क्लास का। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा, मदर टेरेसा के द्वारा या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो वेरी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। सीटेट के पिछले पेपरों में लगभग हर एक शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट को छोड़कर सभी में ये क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिला था। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अब चिपको आंदोलन क्या था यह समझने के लिए हम एक दो चित्र देख लेते हैं इसके। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ महिलाएं इस पेड़ पर चिपक कर इसको संरक्षित कर रही हैं। तो यही चिपको आंदोलन था। उस समय जब पेड़ काटे जा रहे थे तो वहां के लोगों ने पेड़ों से चिपककर इन पेड़ों को काटने का विरोध किया था, जिससे यह आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में फेमस हो गया था। आइए एक चित्र और देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये सभी महिलाएं, बच्चे इस पेड़ से चिपककर इस पेड़ को काटने का विरोध कर रहे हैं, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन, विटामिन,
वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है? परागकणों में, मूल शीर्ष में, तने में या फिर परागकोश में। तो पौधों के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये होता है परागकोश में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर, जिनको अपघटक भी कहा जाता है। तो साथियों जो जैविक समुदाय होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये सभी शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और सर्वाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और बात करें मांसाहारी की तो मांसाहारी हमारे होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बुखार में कौन सी औषधि दी जाती है? बी कॉम्प्लेक्स, विरुफेन, पैरासीटामोल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीएमबी कहते हैं, या फिर लिव 52। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 पैरासीटामोल दिया जाता है बुखार में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? मतलब किसकी सहायता से दही का निर्माण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा साथियों लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दही का निर्माण होता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनिंग्स ने, लैंडस्टीनर ने, पेंटिन एवं मास्टर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा साथियों रुधिर वर्ग की खोज सन 1901 में लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और रुधिर वर्ग हमारे 4 होते हैं, ए, बी, ए बी और हमारा ओ, जिसमें से ए बी को हम सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं और ओ हमारा होता है सर्वदाता रुधिर वर्ग, सर्वदाता। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है या कौन सा रुधिर वर्ग हमारा सर्वदाता होता है। तो सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता होता है हमारा ओ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें या फिर सल्क पत्र। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का ये आंसर गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। प्याज, आलू, अदरक ये सभी के सभी भूमिगत तने के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत से साथी जड़ लगा कर आते हैं, लेकिन प्याज, आलू और अदरक यह जड़ें नहीं है, यह तना है और तने में भी कौन सी कैटेगरी है? भूमिगत तना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है विषाणु, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा साथियों पैरामीशियम। पैरामीशियम हमारा एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा, आम, तेंदु या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।